एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम एमए फाइनल के भाषा विज्ञान पुस्तक पर अध्ययन कर रहे थे। आपको इससे पहले ध्वनि विज्ञान के बारे में, भाषा विज्ञान की एक शाखा ध्वनि विज्ञान के बारे में अध्ययन कराया गया था। आज हम रूप विज्ञान पर अध्ययन करेंगे। रूप क्या है, किसे कहते हैं, शब्द और पद क्या है, रूप विज्ञान क्या है, इसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों, रूप विज्ञान या पद विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है और इस रूप विज्ञान या पद विज्ञान में रूप या पद के विभिन्न दृष्टियों से उसका अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रूप विज्ञान में, और रूप विज्ञान के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वर्णनात्मक रूप विज्ञान, तुलनात्मक रूप विज्ञान। तो जो वर्णनात्मक रूप विज्ञान है उसमें किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पदों का अध्ययन किया जाता है, एक ही समय के, अर्थात वो वर्णनात्मक रूप विज्ञान हो गई। और ऐतिहासिक में उसके विभिन्न कालों में रूपों का अध्ययन किया जाता है और उसकी रूप रचना का इतिहास या विकास प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक कालक्रम प्रस्तुत किया जाता है कि किस भांति रूप परिवर्तित हुए, बने, आदि आदि। और जो तुलनात्मक रूप विज्ञान है उसमें दो या दो से अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब रूप विज्ञान या पद विज्ञान एक ध्वनि विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है विद्यार्थियों कि रूप या पद क्या है। रूप या पद क्या है? भाषा की इकाई है वाक्य, अर्थात भाषा को वाक्यों में जोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के भी खंड होते हैं और वो खंड शब्द होते हैं। शब्द को और अधिक टुकड़ों में बांटा जाए तो ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात भाषा की इकाई है वाक्य, फिर वाक्यों को शब्दों में और शब्दों को और खंड खंड किया जाए तो ध्वनियाँ बनती हैं। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनते हैं और शब्द या एक से अधिक पदों से वाक्य बनता है। यहाँ पर ये जो शब्द का सामान्य और शिथिल प्रयोग है, शब्द अर्थात एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनि के संयोग से शब्द का निर्माण होता है, तो ये एक शब्द का सामान्य प्रयोग है। भाषा वैज्ञानिक या व्याकरणिक दृष्टि से नहीं, थोड़ी गहराई में उतर कर देखा जाए तो जो कोश में, शब्दकोश में दिए गए सामान्य शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक नहीं हैं, अर्थात उन दोनों में अंतर होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कुछ ऐसा भी होता है जिसके आधार पर वह अन्य शब्दों से अपना संबंध दिखला सके या अपने आप को बांध सके, अर्थात जो शब्द की भूमिका होती है वो अपने आप में स्वतंत्र शब्दकोश में अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बनता है। लेकिन कोश में दिखाए गए शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यदि वाक्य के शब्द एक दूसरे से अपना संबंध न दिखला सकें तो वो वाक्य नहीं बन सकता है। ये इसका एक भाषा वैज्ञानिक कारण है कि वाक्य में जो शब्द प्रयोग में होते हैं, यदि एक दूसरे से कोई अपना परस्पर संबंध नहीं बतलाएं तो वो वाक्य बन ही नहीं सकता, कोई अर्थ ही नहीं दे सकता। इसका आशय यह है कि शब्द के दो रूप होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है विद्यार्थियों कि शब्द के दो रूप होते हैं। एक तो शुद्ध रूप या मूल रूप जो हमें शब्दकोश में मिलता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में होता है, और दूसरा शब्द का वह रूप जो किसी भी प्रकार के संबंध तत्व के साथ वाक्य में प्रयुक्त होता है, संबंध तत्व से युक्त होता है। ये दूसरा वाक्य में प्रयोग करने योग्य जो रूप होता है शब्द का, वही पद कहलाता है या रूप कहलाता है। अर्थात जब शब्द संबंध तत्वों के साथ में प्रयुक्त होता है और वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द पद के रूप में निर्मित हो जाता है या उसे पद कहते हैं। संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपादिक कहा गया है। संबंध स्थापना के लिए जोड़े जाने वाले दूसरे तरह के तत्वों को प्रत्यय कहा गया है। अर्थात प्रकृति में जब प्रत्यय मिल जाता है तो वो एक अर्थ तत्व का निर्माण करता है। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, नापि केवल प्रकृति है, प्रयोक्तव्य नापि केवल प्रत्यया। अर्थात वाक्य ने तो केवल प्रकृति का ही प्रयोग हो सकता है और नहीं प्रत्यय का, दोनों मिलकर के प्रयुक्त होते हैं। अर्थात प्रकृति अर्थात मूल शब्द अर्थात धातु और प्रत्यय
दोनों मिलकर के ही वाक्य में इनका प्रयोग होता है। दोनों के मिलने से जो बनता है उसे पद या रूप कहते हैं। पाणिनि ने भी कहा है सुप तिङन्त पदम। सुप और तिङ प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वे पद होते हैं। उनके अनुसार पद की यह परिभाषा दी गई है। उदाहरण के लिए पद एक शब्द लेते हैं, पत्र। पत्र शब्द लेते हैं, ये एक शब्द मात्र है। संस्कृत में किसी वाक्य में इसे यदि प्रयोग करना चाहें तो हम इस रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वैसा करने के लिए हमें कोई संबंध सूचक विभक्ति जोड़नी होगी। जैसे पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अब यहाँ स्पष्ट हम देख रहे हैं कि जो शब्द था शुद्ध रूप में वो पत्र था, लेकिन इसको पत्र ऐसा का ऐसे हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में प्रयोग करने के लिए पत्रम रूपांतरण करना पड़ा, अर्थात पत्र शब्द है तो पत्रम पद है। तो सरल रूप में या संक्षिप्त रूप में विद्यार्थियों ये है कि जब शब्द को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है संबंध तत्वों के साथ में तो वो पद कहलाता है। अब जो स्थान प्रधान और अयोगात्मक भाषाएं होती हैं चीन जैसी, वहाँ शब्द और पद का भेद नहीं दिखाई देता है। इसका कारण आपको पारिवारिक वर्गीकरण में बताया जा चुका है। वहाँ शब्दों में संबंध दिखाने के लिए किसी संबंध तत्व की या विभक्ति की जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। शब्द के स्थान से ही शब्द का संबंध अन्य शब्दों से स्पष्ट हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बिना विभक्ति जोड़े ही बिना वाक्यों में किसी विशिष्ट स्थान पर रखे जाने के कारण शब्द पद बन जाता है। हिंदी या अंग्रेजी आदि भारोपीय कुल की आधुनिक भाषाओं में भी कुछ अंशों तक स्थिति इसी प्रकार हो गई है। अब हम देखते हैं कि ये तो है शब्द और पद। देखते हैं कि शब्द की स्थिति क्या होती है और पद एकदम पारिभाषिक रूप से क्या होता है। पद शब्द पर आधारित होते हैं, अतः सबसे पहले हमें शब्द रचना पर विचार करना चाहिए कि शब्द की रचना कैसे होती है। जो एकाक्षर परिवार की भाषाएं होती हैं उनमें तो शब्द रचना का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ तो केवल एक ही इकाई होती है, वह शब्द भी होता है और वाक्य भी होता है। उसमें कभी विकार नहीं होता है, उसमें कभी विकार होता ही नहीं है। जैसे धातु शब्द या पद रूप हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर भाषाओं के शब्दों की रचना धातुओं अर्थात क्रिया अथवा उनके मूल रूप में पूर्व मध्य या पर, आरंभ में, बीच में, अंत में प्रत्यय जोड़ करके होती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात शब्द की रचना कैसे होती है। शब्द की रचना के आरंभ में या बीच में या मध्य में प्रत्यय जोड़ करके होती है। धातुएं विचारों की द्योतिका होती हैं। शब्द बनाने के लिए पूर्व प्रत्यय अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की आवश्यकता होती है। उपसर्ग जोड़ने से मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ विहार, संहार, परिहार आदि में प्रत्यय जोड़ करके उसी अर्थ में शब्द या पद बनाए जाते हैं। जैसे क्रय धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ने से कृत्रि शब्द बन गया है। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। एक होता है, एक तो सीधे धातु में ही जोड़ दिए जाते हैं, क्रिया में जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें कृत्रि प्रत्यय कहते हैं, और दूसरे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित को धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है, अर्थात कृदित और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो ये था शब्द की रचना कैसे होती है। शब्द की रचना प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने पर होती है। अब दूसरा है कि पद के बारे में आपको बताया जा चुका है कि जो शब्द होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होकर के पद का निर्माण कर लेते हैं, और अयोगात्मक भाषाओं में शब्द और पद नाम की कोई भिन्न वस्तु या भिन्न तत्व नहीं होता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि जो ये पद विज्ञान है या शब्द है उसमें किस भांति से संबंध तत्व कार्य करते हैं, या रूपिम क्या है, ध्वनि जैसे हमने ध्वनिम का अध्ययन किया था उसी भांति रूप कैसे रूपिम और संरूप आदि कार्य करते हैं। तो आज अभी आपको बताया जाएगा कि रूपिम विज्ञान या रूपग्राम विज्ञान क्या है, या रूपिम और रूपग्राम क्या है। ये पद विज्ञान या रूप विज्ञान का ही एक भाग है। रूपिम विज्ञान या भाषाओं का रूपिम अध्ययन रूप विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। इसका विकास अपेक्षाकृत आधुनिक है, ये प्राचीन नहीं है।
इसमें किसी भी भाषा के रूपों मॉर्फ का अध्ययन विश्लेषण करके उनके अर्थ, उनके वितरण आदि के आधार पर रूपग्राम, उपरूप अथवा संरूप का निर्धारण किया जाता है। साथ ही दो या दो से अधिक रूपिमों के योग से जब किसी संयुक्त रूपिम या मिश्रित रूपिम का निर्माण होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि योग की पूर्व की तुलना में उनमें कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन तो नहीं आया है, और यदि आया है तो उसका आधार क्या है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि रूपिम क्या है या रूपग्राम क्या है। आपको बताया जा चुका है, रूप के बारे में बताया जा चुका है, शब्द के बारे में बताया जा चुका है। अब हम देखते हैं कि रूपिम या रूपग्राम क्या है। रूप या पद के अवयव, रूप या पद वे अवयव हैं या वे घटक हैं जिनसे वाक्य बनता है। उदाहरणार्थ, उसके रसोई घर में सफाई होगी, वाक्य में 5 पद या 5 रूप है। उसके रसोई घर में सफाई होगी, इस तरह से 5 पद या 5 रूप हैं जिन्हें सामान्य भाषा में हम शब्द भी कहते हैं। इन रूपों में सभी एक प्रकार के नहीं हैं, इनमें अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि कुछ तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ को और खंडों में विभाजित किया ही नहीं जा सकता। जैसे में शब्द है, इसका और अधिक खंडन नहीं हो सकता। कुछ को छोटे खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे रसोई को रसोई और घर में बांटा जा सकता है। यदि घर को और छोटे टुकड़ों में बांटना होगा तो घ और रे कह सकते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, सार्थकता इनमें नहीं है। घ को अलग कर दिया, रे को कर दिया, तो ये दोनों खंड हैं लेकिन सार्थक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रूपिम या रूपग्राम कहते हैं। आपको रूपम की परिभाषा में ये ध्यान रखना होगा कि भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई किसकी, वाक्य की या भाषा की जो सार्थक लघुतम इकाई होती है उसको रूपग्राम कहते हैं या रूपिम कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उपयुक्त वाक्य कि रसोई घर में सफाई होगी में उसमें क्या क्या है, उसके रसोई घर में उस के रसोई घर में साफ ई हो गई, ये सब 10 रूपिम है। अर्थात लघुतम सार्थक इकाई, वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई रूपिम है और इस वाक्य में 10 रूपिम है। अब रूपिम के भी कई भेद हो सकते हैं, उसके भेदों के कई आधार बनते हैं। रचना की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से रूपिम के दो प्रमुख आधार हैं। जैसे मुक्त रूपिम। मुक्त रूपिम वे होते हैं जो अकेले या अलग ही प्रयोग में आते हैं। उपयुक्त वाक्य में रसोई है, घर, साफ, इसी तरह के शब्द हैं जो स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से कहीं भी काम में आ सकते हैं, दूसरे वाक्य का निर्माण कर देते हैं। वो अलग है, मुक्त हैं और स्वतंत्र कहीं भी उनका प्रयोग। जैसे रसोई बन चुकी है, रसोई का निर्माण हो चुका है, रसोई घर खुला और मुक्त है। अन्य रूपिमों के साथ भी आ सकते हैं जैसे रसोई घर। दूसरा होता है बद्ध रूपिम। मुक्त रूपिम के अलावा एक अतिरिक्त उसका दूसरा रूप है, उसको बद्ध रूपिम कहते हैं, जो अलग नहीं आ सकते। जैसे ता, एकता, सुंदरता, या ई जैसे घोड़ी, लकड़ी, खड़ी आदि आदि में। तो रूपम के प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर कितने भेद हुए विद्यार्थियों? मुक्त रूपिंग और बद्ध रूपिंग। मुक्त रूपिंग जो कहीं भी कैसे प्रयोग में हो सकते हैं स्वतंत्र रूप से, अन्य वाक्यों में अन्य रूपिपों के साथ भी आ सकते हैं। और बद्ध रूपिंग जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त रूप से होते हैं, प्रत्यय के रूप में, जैसे एकता, घोड़ी आदि। अब अर्थ और कार्य के आधार पर भी रूपिम के 2 भेद होते हैं, अर्थदर्शी रूपिंग और संबंधदर्शी रूपिंग या कार्यात्मक रूपिंग। अर्थदर्शी रूपिंग जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और जो अर्थ व्यक्त करते हैं वो अर्थदर्शी रूपिंग कहलाते हैं। अर्थ व्यक्त के अतिरिक्त वो और कोई कार्य नहीं करते। इन्हीं को भाषा में अर्थ तत्व भी कहा जाता है। प्राचीन व्याकरण में इन्हें स्टेम या रूट धातु कहा जाता था। विचारों का सीधा संबंध इन्हीं से होता था और यही भाषा के मूल आधार होते थे। अर्थात अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के जो भेद होते हैं उसमें अर्थदर्शी रूपम है, वो भाषा का मूल आधार होता है, वो भाषा का अर्थ प्रकट करता है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई कार्य नहीं होता है। व्याकरणिक या प्रायोगिक दृष्टि से ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्रिया हो, खा, गो, भू, संज्ञा, राम, कैट, किताब, सर्वनाम, वह, तुम,
विशेषण अच्छा, सुंदर, गुड, बड़ा, लंबा, सुंदर, काला आदि। हर भाषा में इस तरह के वर्ग रूपिंगों की संख्या कई हजार होती है और जो महत्वपूर्ण होती है। दूसरे प्रकार के रूपिंग से बहुत अधिक होती है। अब अर्थ और कार्य के आधार पर अर्थदर्शी रूपम के अतिरिक्त एक और भेद होता है, जो है संबंधदर्शी रूपिंग या कार्यात्मक रूपिंग। इन्हें निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहना उचित न होगा कि इनमें अर्थ का प्राधान्य ही नहीं होगा। इनका प्रमुख कार्य होता है संबंध दर्शन या व्याकरणिक कार्य, इसलिए इन्हें संबंध तत्व भी कहते हैं। अर्थदर्शी को अर्थ तत्व कहते हैं और जो संबंधदर्शी रूपिम है या कार्यात्मक रूपी है उसको संबंध तत्व भी कहते हैं। यूँ इन्हें व्याकरणिक तत्व कहना शायद अधिक ठीक होगा। संस्कृत में प्रत्यय, तिंग, सुप, हिंदी में परसर्ग आदि प्रत्यय यही होते हैं, अर्थात जो संबंधदर्शी होते हैं, प्रत्यय आदि होते हैं, वो संबंधदर्शी रूपम कहलाते हैं। इनके बहुत से भेद होते हैं जिन पे अभी विचार किया है। कुछ लोग खंडीकरण के आधार पर भी रूपिम के भेद करते हैं। एक तो होता है खंड रूपिम, जिन्हें तोड़कर अलग किया जा सकता है। ऊपर के सारे रूपिम इसी प्रकार के थे। और अखंड रूपिम बलाघात, सुर, सुरलहर आदि रूप में स्वीकृत रूपिम इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें दो टूक रूप से खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्वनि विज्ञान में भी इन्हें अखंड कहा जाता है। तो ये विद्यार्थियों, अब ये था आपका रूपिम या रूपग्राम। अब आपका इसी रूप विज्ञान में एक शब्द आता है उपरूप या संरूप, किसे कहते हैं। जैसे रूपिम पढ़ा उसी भांति संरूप क्या है, संरूप की परिभाषा क्या हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कई रूपिमों का एक अर्थ होता है। यदि अंग्रेजी के उदाहरण लें तो संज्ञा शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए से एस लग जाता है। जैसे हिट्स, किड्स, बुक्स, टॉप्स, जे, स्कूल्स, आइज, वर्ड्स, डॉग्स, इज लग गया। हॉर्स, ब्रिजेस, रोज, इन लग गया। ऑक्सेन, चिल्ड्रन, तथा शून्य रूपिम जैसे बहुवचन होते हैं शीप आदि का प्रयोग भी किया जाता है। तो आशय यह हुआ कि से, जे, इन, रिन शून्य रूपिम बहुवचन बनाने वाले रूपिम है। इनका एक अर्थ है, इसलिए संभावना यह हो जाती है कि ये अलग अलग रूपिम न होकर के एक ही रूपग्राम के विभिन्न रूप होते हैं। जिन दो या दो से अधिक समानार्थी रूपों में एक ही रूपिम के अंग होने का संदेह होता है उन्हें संदिग्ध समूह कहा जाता है या संदिग्ध युग्म कहा जाता है। लेकिन संदिग्ध समूह या संदिग्ध युग्म होने के आधार पर उन्हें रूपिम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जिन ध्वन्यात्मक या रूपात्मक परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है दूसरे का भी उन्हीं में होता है या सबका अलग अलग होता है। यदि सबका एक ही परिस्थितियों में प्रयोग होता है तो उसका आशय हुआ कि उनका आपस में विरोध है, एक के स्थान पर दूसरा भी आ जाता है। और ऐसा है तो उन्हें एक रूपिम का अंग, जिन्हें उपरूप या संरूप नहीं कह सकते, ये सभी अलग अलग रूपिम हैं। किंतु यदि परिपूरक वितरण में हैं, वितरण या प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग अलग बटा है, जहाँ एक आता है वहाँ दूसरा नहीं आ सकता, अर्थात एक का स्थान दूसरा नहीं, जहाँ दूसरा आता है वहाँ तीसरा नहीं आ सकता, तो इसका आशय ये होता है कि उनमें विरोध नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सभी एक ही रूपिम के उपरूप कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम से, जे, इज, इन, रिन शून्य रूपिम के वितरण का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि से तो ऐसे शब्दों के अंत में आता है जिनके अंत में से और श के अतिरिक्त कोई अघोष व्यंजन नहीं है, अर्थात जिनका कोई व्याकरणिक आधार। जे ऐसे के अंत में आता है जिनके अंत में जय को छोड़कर कोई व्यंजन या स्वर ही नहीं होता है। इस आदि शब्दों के अंत में भी आता है। आदि कुछ निश्चित शब्दों या रूपिमों के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से रिन चाइल्ड के साथ और कुछ शून्य रूपिम केवल डियर, शीप, कार्ड आदि कुछ शब्दों के साथ भी आता है। तो इसका आशय ये हुआ विद्यार्थियों कि ये परस्पर विरोधी नहीं है, ये परस्पर इनमें ये बल्कि इनका वितरण परिपूरक है और विशिष्ट परिस्थितियों में एक आता है दूसरा नहीं आता। एते उन्हें एक ही रूपिम के संरूप
कहा जाता है। तो ये है कि संरूप किन्हें कह सकते हैं। संरूप का अर्थात एक के विभिन्न परिस्थितियों में जब एक ही आता है उसके स्थान पे दूसरा नहीं आता तो उन्हें उनका उपरूप या संरूप कह दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था रूप विज्ञान के अंतर रूपी, संरूप, शब्द, पद की विश्लेषण और व्याख्या। धन्यवाद।